अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली बात मैंने कर दी थी। ठीक है, ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हो गया पूरा। डिस्क्लोजर्स रह गए, उसको छोड़ के पहले मैं बाकी प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि ऑटम 20 में लास्ट टाइम डिस्क्लोजर का सवाल आया था। वैसे तो अब दोबारा आ सकता है, लेकिन अब एग्जामिनर का ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा IS 38 पे डिस्कशन की तरफ चला गया। तो ऐसा नहीं कि डिस्क्लोजर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन डिस्क्लोजर से पहले पहले बाकी वाला काम क्लोज कर लेते हैं। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस कराता हूँ आज। उससे पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लें। ये मैं IS 38 की हेडिंग में ही हूँ और इनिशियल मेजरमेंट मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं IS 38 के ही डिस्क्लोजर्स की भी हेडिंग दूंगा, यानी 38 चल रहा है, लेकिन बीच में एक और टॉपिक ला रहा हूँ, वहीं पर ही अपने लेक्चर नोट्स में आगे चल लें। SIC 32 मेन अभी IS 38 ही है, उसी की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उससे एक रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है वो दरमियान में फिट कर रहा हूं। हैं जी, लो इतनी लंबी कहानी सुना दी, दोबारा अर्ज करता हूं, मेरे में यकीनन कमी रह गई होगी। IS 38 ही है, इनिशियल मेजरमेंट की हेडिंग दी थी, वो बात पूरी हो गई। उसमें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल बताया था, वो बात भी पूरी हो गई। IS 38 की ही मेन हेडिंग है, उसमें लास्ट चीज डिस्क्लोजर्स रह गया है। डिस्क्लोजर से पहले एक छोटा टॉपिक है जो मैं इसमें बीच में फिट कर रहा हूं। बिजनेसेस वेबसाइट्स, जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, वो बनी बनाई खरीदते हैं या बनवाते हैं? बनी बनाई यानी अगर पैक ने वेबसाइट बनवानी है तो उर्दू बाजार से वेबसाइट मिल जाएगी पैक की, बिल्कुल है। मैं वैसे IT में निकम्मा इंसान हूं, लेकिन इतना भी नहीं, तो बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी? नहीं, बनानी पड़ेगी। कुछ बेसिक चीजें ठीक है मिल जाएंगी, लेकिन उसको अपनी मर्जी से उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि सुबह वाली क्लास में मुझे एक चीज का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेता हूं। अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बनी बनाई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और अगर हम खुद बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि CEO साहब खुद सीमेंट बजरी लगा रहे हैं, ये मतलब है इस बात का। तो फिर खुद बनाने से क्या मराद? अपनी मर्जी से, अपने बनाए हुए डिजाइन से, अपनी सुपरविजन में खुद, बेशक एक्सटर्नल रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं, लेकिन खुद बन रही है या बनवा रहे हैं या खुद ही बंदे साथ लेके चले गए, लेकिन वो हम ही बना रहे हैं बिल्डिंग। इसी तरह जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है, फार्मूला हम बना रहे थे, तो जरूरी है कि कंपनी का CEO खुद ही जो है वो वहां बैठा ऑफिस में काम कर रहा है, मच्छरों पर तजुर्बे कर रहा है। तो अगर वो रिसोर्सेज हायर करके बनवा रहा है तो फिर भी ये इंटरनली जनरेटेड ही है। हाँ, बनी बनाई चीज खरीद रहे हैं तो वो परचेज्ड है। अदरवाइज अगर खुद बना रहे हैं, चाहे अपने एम्प्लॉइज को लगा के, चाहे एक्सटर्नल रिसोर्स हायर करवा के, वो इंटरनली जनरेटेड ही होगा। तो वेबसाइट इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है? वेबसाइट आइडेंटिफाइबल है, क्यों? सेपरेबल है, तो हमारे काम की है, बेचेंगे किसको? लेकिन हमने ना उसको उसका कोई डोमेन नेम वगैरह रजिस्टर कराया होता है, तो वो हमारी एक सिक्योर्ड चीज होती है, राइट्स वगैरह होते हैं उसके हमारे पास, तो आइडेंटिफाइबल है। मॉनेटरी है? नहीं है। मॉनेटरी सिर्फ वो होता है जिसे पैसे मिलने होते हैं, जो हमारा एसेट ही रिसीवेबल है वो मॉनेटरी होता है, मॉनेटरी नहीं है। और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंट्रोल हाँ है, जिस काम के लिए वेबसाइट बनाई है बिल्कुल वो काम करेंगे, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो भी उसको यूज करके करने हैं, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, IS और IFRS ये एक ही चीज है। IS होते थे पहले, उसके बाद ना IFRS आने लग गए, है वो स्टैंडर्ड ही। IS होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS होने लग गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, है स्टैंडर्ड। यानी IS 41 के बाद IS 42 आने की बजाय IFRS 1 से फिर गिनती शुरू होगी, है वो स्टैंडर्ड्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें
किसी खास इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ और खास किस्म के सवाल आ जाते हैं, जी अब क्या करें, हम क्या करें, हमें बताएं हम क्या करें। तो स्टैंडर्ड तो बनता है सारी दुनिया में जो जो भी आईएएस को मानने वाली कौमें हैं, लेकिन अगर कोई खास इंडस्ट्री है और उसका कोई खास किस्म का सवाल बन रहा है तो उसको स्टैंडर्ड में डालने की बजाय उसका एक अलग से डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है जो स्पेसिफिक टू दैट इंडस्ट्री होता है, वो इंटरप्रिटेशन होती है। तो जब आईएएस हुआ करते थे तो एसआईसी बनते थे, और अब जब आईएफआरएस आने लग गए हैं तो आईएफआरआईसी होने लग गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड का एक तरह से समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन होती है किसी खास इंडस्ट्री के लिए या किसी खास टॉपिक के लिए। तो आईएस 38 इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन वेबसाइट से रिलेटेड कुछ ऐसी खास चीजें थी जो आईएएस में फिट करने की बजाय उन्होंने एक अलग एसआईसी बना दिया, वेबसाइट कॉस्ट। ये एक छोटा सा टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में आईएस 38 के साथ है। तो इसी तरह से एक दो और हैं आपके सिलेबस में, वो जिन जिन टॉपिक्स के साथ आएंगे तब करेंगे बात। अच्छा, ये है ही बस एक पेज जिसमें से ऑलरेडी मैंने टेबल ही समराइज किया हुआ है, तो इसको मैं डिक्टेट करवाने की बजाय बुक पे ले जाता हूं। बुक में आ जाए, पैक की बुक में आ जाए और अपने हिसाब से जो पेज है ना वो लिखना। जिनके पास एडिशन 26 वाला है, एक मिनट, जिनके पास 26 एडिशन है उसमें होगा पेज 600, आईएस 38 के एंड पे ही होगा भाई, 669 होगा शायद, आ गया। हाँ, जिनके पास 26 एडिशन है उसमें पेज 669 है, 669। जिनके पास 27वां एडिशन है उसमें ये होगा 681, और जिनके पास इससे कोई पुरानी किताब है तो वो ढूंढ लें, आईएस 38 के एंड पे ये बहरहाल आईएस 38 के क्वेश्चन से पहले पहले है एसआईसी 32, 2 पेज हैं, 2 ढाई पेज हैं। इस पे आ जाए तो मैं बात करता हूं अगली। अच्छा, ये सभी 669 ना लिखना, अपना वाला पेज लिखना। हाँ जी, आप बोले बच्चे, किधर गया बच्चे का सवाल? हाँ जी, क्या हुआ? एसआईसी से बनता क्या है? इंटरप्रिटेशन है, मुझे पूरा नाम नहीं इसका याद है, आई इंटरप्रिटेशन है कमेटी। हाँ जी, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो ये डिस्कशन जो आईएएस से रिलेटेड कुछ स्पेशल डिस्कशन बनती थी ना, तो उसको आईएएस में डालने की बजाय अलग से एक पेपर बन जाता है एसआईसी। तो एक दो हैं जो आपके सिलेबस में हैं, 2 तो ऑफिशियली हैं और एक अनऑफिशियली है, तो 3 हैं ये आपके सिलेबस में। है जी? अरे नहीं ठहरे, आए तो सही ना उस पेज पे। आ गए, इस पेज पे पहुंचे तो मैं अगली बात करूं। पहुंच गए जी। अच्छा, इसके लिए को आपको ना ये आईटी का कोई चीता चीती होने की जरूरत नहीं है, टूटा फूटा समझा देता हूं। बिजनेसेस वेबसाइट्स क्यों बनाते होंगे? चलें पैक की मिसाल लेते हैं। पैक की वेबसाइट क्यों है? वेबसाइट से सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, वेबसाइट से कौन सी सर्विस प्रोवाइड? पैक की www.pack.edu.pk इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा चलो, iCab की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, www.icab.org है ना? हाँ, org.pk। क्यों है iCab की वेबसाइट? क्या है उसके ऊपर? एक तो इस प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन है और मेंबर्स के लिए भी काफी कुछ है। आप स्टूडेंट्स ने अगर वेबसाइट कभी देखी हो तो क्या है, स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, सिलेबस वगैरह है, किताबें हैं, पास्ट पेपर्स हैं, और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, और हैं एडवर्टाइजमेंट है प्रोफेशन की, ठीक है। और वो वेबसाइट के थ्रू ही होता है या ईमेल करनी पड़ती है? अच्छा, वहां पर चैट बॉक्स बना होगा जहां पर आपको कोई क्वेरी है तो वहां कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और जो यूज किया हुआ है, तुम ध्यान नहीं ले रहा, पूछ रहा हूँ क्या क्या। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एडमिशन एग्जाम का करना तो वो भी उसके थ्रू हो जाता है, फिर कार्ड से पेमेंट भी हो जाती है। हाँ, तो और क्या, आईएएस कोई किताब मंगवानी हो, आईएएस मंगवाने हो तो वो भी वहां से। तो उस वेबसाइट से कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शंस भी होने का एक इंटरफेस बन गया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी है। अब इस वेबसाइट पे क्या क्या रखना है, ये बात पहले कभी कोई प्लानिंग तो हुई होगी ना, या बस जो जो आता जा रहा है दिमाग में वेबसाइट पे डालते जाना, कुछ प्लानिंग हुई होगी। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल साइड पे जिसको पता हो वेबसाइट कैसे बन जाती है, कोई अगर चीता चीती बैठा हुआ है, डेवलपर्स होंगे, उन्होंने सारी प्रोग्रामिंग कर दी, अब दुनिया के सामने वो कैसे आएगी? नहीं, अब वो चीज़ दुनिया के सामने, वो उसने अपने कंप्यूटर पे बैठ के कर दी, अब दुनिया के सामने वो कैसे आएगी? हाँ, उसके लिए कोई होस्टिंग करनी पड़ती है, फिर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं डोमेन नेम रजिस्टर करना, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है। अच्छा, अब ये जो हो रहा था ना पहले कि क्या क्या करना है, मकसद क्या है, वेबसाइट क्यों बनानी है, तो वो सारी हो गई प्लानिंग। उसके बाद ये डोमेन नेम रजिस्टर करना
होस्टिंग अरेंज करना, फिर उसके अलावा कोई हार्डवेयर इक्विपमेंट भी चाहिए होता होगा वेबसाइट चलाने के लिए, हैं सर्वर्स चाहिए होते हैं। अब वो अपने भी हो सकते हैं, किसी और से भी वो किराए पे हो सकती है बात, ठीक है। वेबसाइट अब चलने के काबिल हो गई, उस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या होगा, डिजाइन किस तरह का होगा, टैब्स सारे सामने नजर आ रहे होंगे या वहीं पर ऊपर कर्सर ले जाते होंगे तो साथ लिस्ट खुल जाती होगी, या क्लिक करके आगे अगली विंडो में जाते होंगे, क्या क्या उस पर कंटेंट रखना है, ये सारा कुछ इस पे बिजनेस को खर्चा पड़ेगा और फाइनली वेबसाइट बन जाएगी। तो इंटेंजिबल एसेट है परचेज्ड और इंटरनली जेनरेटेड। तो इस वेबसाइट की कॉस्ट क्या होगी? अब चूंकि ये इंटरनली जेनरेटेड है तो IS 38 जो इसके बारे में कह चुका, SIC 32 सिर्फ ये कह रहा जी वही है, वो जैसे व्हाट्सएप नहीं वैसे करके बना देते, तो ये कह रहा है वही है, वो जो IS 38 था ना वही है। अब वही क्या है, IS 38 में क्या सीखा है इंटरनली जेनरेटेड का, क्या सीखा है? रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का खर्चा एक्सपेंस और डेवलपमेंट का कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो कैपिटलाइज। अब आप इस पहले पेज पे आइए और शुरू में ही ना एक है 1.2 होगा शायद, उसमें 4 पॉइंट्स हैं ABCD। इन चारों में पहले तो ये जो इनकी हेडिंग्स हैं इनको हाईलाइट सर्कल कर लें। प्लानिंग, स्टेज का वर्ड है नहीं, प्लानिंग, एक प्लानिंग है, एक एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, C ग्राफिकल डिजाइनिंग डेवलपमेंट है, D कंटेंट डेवलपमेंट है। प्लानिंग से क्या मतलब लग रहा है, वेबसाइट में क्या क्या रखना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होगा, कर लिया। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या मेहनत लग रही है? एप्लीकेशन किसी को अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग है, डोमेन नेम रजिस्टर करा लिया, इसके लिए क्या क्या हमें होस्टिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ग्राफिकल डिजाइनिंग कि उस वेबसाइट की शक्ल क्या होगी, कंटेंट डेवलपमेंट कि उस वेबसाइट पे क्या क्या होगा। पहले तो आप ये ना, ये 6-7 लाइनें हैं, ये जरा पढ़ लें। यही जो 1.2 में लिखी हुई ना 4 चीजें, ये पढ़ लें सारी, ये ABCD ये चारों पढ़ लें। अच्छा, अभी ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनमें से तो कोई नेक दिल इंसान जो है वो जो सवाल कहूँगा वो ग्रुप में शेयर कर देना पिक्चर खींच के। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे ना, अगर मैं कोई रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल कहूँ जो आपकी बुक में ना हो तो ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करना। ICAP की वेबसाइट पे मेरा ख्याल है पिछले को 5 अटेम्प्ट तो पड़ी ही हुई हैं, चलो जितनी भी हैं, तो जिनके पास बुक में ना हो वो फिर वहाँ से डाउनलोड कर लिया करना। अभी आज प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो रिसेंट सवाल भी चाहिए मुझे उसमें। हाँ भाई, कुछ अंग्रेजी पढ़ने को कहा था, पढ़ के अंदाजा हो रहा है? नहीं अंदाजा हो रहा, कोई बात नहीं। प्लानिंग, फिजिबिलिटीज, यानी वेबसाइट हमारे काम की भी है कि नहीं, कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा, बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे, जितना खर्चा होगा क्या उतना हमें फायदा भी मिलेगा। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटीज, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है हमारा, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्या करना है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, किस किस तरह से वेबसाइट बनवा सकते हैं, कितना कितना खर्चा पड़ेगा, सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस, अब जो ऑप्शन आई उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ली, अब इसमें से क्या और कौमे का मतलब बताऊं, प्लानिंग में क्या नहीं समझ आया और
अच्छा, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसके लिए हमें डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा हार्डवेयर, जो हमें सर्वर्स चाहिए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा क्योंकि वेबसाइट ऑपरेट करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए, एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या चीज़ है, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वेबसाइट पे बहुत रश मच गया, जैसे अब तो खैर मैसेज आ जाता है, किसी दौर में ना आईकैप की वेबसाइट पे लॉगिन करके रिजल्ट नजर आता था, ये कुछ 2 4 5 साल पुरानी बात है। तो अब रिजल्ट वाले दिन क्या होता था कि वेबसाइट ही नहीं खुलती थी, हैं? नहीं, अभी क्या वेबसाइट पे रिजल्ट आता है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही होता है। तो जब इतना सारा रश बढ़ जाता है ना तो वेबसाइट में ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो वो ये एक टेस्टिंग है कि क्या ये वेबसाइट कितनी ट्रैफिक बर्दाश्त कर लेगी, तो ये वो स्ट्रेस टेस्टिंग है। अच्छा, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट ना समझ आया किसी को तो शर्म आनी चाहिए। अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ये मेहनत करना। कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट के कंटेंट उस पे क्या होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, और उस इंफॉर्मेशन को वहां लिखना, खरीदना। जैसे अगर उस वेबसाइट पे हमने मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी डालने हैं तो उनको खरीद के वहां डालना पड़ेगा। तो ये सारी मेहनत है वेबसाइट बनाने के लिए। इसके नीचे एक 1.3 लिखा हुआ है, किताब देखें ना, मेरी शक्ल नहीं, किताब देखें, इसके नीचे 1.3 लिखा हुआ है, वंस डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस। अच्छा, इसको यहीं छोड़ के इसी पेज के एंड पे या शायद अगले पेज के स्टार्ट पे एक टेबल बना हुआ है, अगले पेज के स्टार्ट पे। ये जो अगले पेज के स्टार्ट पे है ना, ये मैंने ना पिछले सारे पेज का एक निचोड़ निकाला हुआ है। तो अगर आप ये टेबल देख ले तो मैंने उसी को समराइज किया हुआ है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहुंचे? ये जो प्लानिंग स्टेज है ना, प्लानिंग, चूंकि वेबसाइट हम खुद बनवा रहे हैं कि बनवा रहे हैं, जो भी है ये इंटरनली जनरेटेड। तो जब ये इंटरनली जनरेटेड है तो IS 38 के मुताबिक रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इन चारों नामों में से कौन से 4 नाम? प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हो गया ग्राफिकल डिजाइन और कंटेंट। इन 4 में से अगले तीनों का आखिरी वर्ड क्या है? अगले तीनों का आखिरी वर्ड, तो ये जो अगले तीनों हैं ये डेवलपमेंट जैसे हो गए और जो प्लानिंग है वो रिसर्च जैसा हो गया। तो अब SIC 32 बस ये कह रहा है कि जी प्लानिंग का खर्चा सारा एक्सपेंस है और इन तीनों डेवलपमेंट का खर्चा, अगर वही 6 कंडीशंस पूरी हुई तो कैपिटलाइज होगा। बस ये निचोड़ है इसका। हो गया डन। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, थोड़ी सी। आईकैप की वेबसाइट पे जितना कुछ भी है वो सब का सब स्टूडेंट्स के लिए ही है या और आउटसाइडर्स भी आईकैप के बारे में जानना चाहें? हाँ, तो उसमें काफी कुछ जो है ना वो स्टूडेंट के साथ ट्रांजैक्शंस के लिए है। जो स्टूडेंट ने फीस दी उसके लिए वहां पर वो आईकैप की वो जो उसका वो क्या कहते हैं उसको, एडमिशन स्लिप, वो भी वहीं से मिल जाती है। नहीं, एडमिशन स्लिप जो आपने पेपर में दिखानी है, एडमिट कार्ड, वहीं से मिल जाता है ना। तो अब वो स्टूडेंट के साथ जो कि कस्टमर्स हैं उनके साथ ट्रांजैक्शंस के लिए वेबसाइट यूज हो रही है। इसी तरह मेंबर हूं मैं, फीस भी उसी के थ्रू पे हो रही होती है। तो कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शंस भी हैं उस वेबसाइट पे, और काफी कुछ है जो जस्ट इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग के लिए। तो मेनली कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं कि जो भी वेबसाइट की कंटेंट डेवलपमेंट में खर्चा होगा, ये बात दोबारा सुने, प्लानिंग बिल्कुल रिसर्च जैसी चीज है, सारा एक्सपेंस है। जो इस मेहनत पे खर्चा है एक्सपेंस है, नींद आ रही है, जो इस मेहनत पे खर्चा है ले, जो इस मेहनत का खर्चा है वो रिसर्च एक्सपेंस है। और तीनों डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइनिंग डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, इन तीनों को डेवलपमेंट कहेंगे, नाम ही डेवलपमेंट है। और जो खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा, इंटेंजिबल एसेट बनेगा अगर 6 कंडीशंस पूरी हुई। लेकिन इस सब में से, और मेनली कंटेंट में, इन सब में से वो खर्चा जो मार्केटिंग के लिए वेबसाइट इस्तेमाल होनी है, यानी वेबसाइट बनाने का वो खर्चा जो मार्केटिंग के लिए है, वो इनसे बाहर निकल गया, एक्सपेंस है वो। और जो मार्केटिंग के लिए नहीं है वो है जो डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा। अब ये टेबल पढ़ लें पूरा। ये मैंने ना पिछले सारे पेज की एक समरी निचोड़ी हुई है कि करना क्या है। तो ये जो अगले पेज के टॉप पे टेबल बना हुआ है, ये टेबल पढ़ लें। सॉरी, एक बात और सुन लें। वेबसाइट बन गई, अब उस वेबसाइट को चलाने में 2 तरह के काम होंगे। एक, कल को इंप्रूवमेंट आएगी या साथ साथ छोटी मोटी मेंटेनेंस चलती रहेगी। तो वो जो छोटी मोटी मेंटेनेंस चलती रहेगी या इंप्रूवमेंट आएगी, बिल्कुल वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट। अगर मेंटेनेंस है तो एक्सपेंस, और अगर कल को सिग्निफिकेंट कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग स्टेज के खर्चे। अब ये टेबल पढ़ लें सारा मतलब पूरा पेज नहीं कह रहा, ये जो शुरू में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ये पढ़ लीजिए।
जी जी बिल्कुल, लास्ट टाइम सिर्फ दो नंबर का एमसीक्यू आया है, वरना ऑटम 20 तक तो इसमें से हर दूसरी टाइम में 18 नंबर का सवाल आ रहा था। उसके बाद बस ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गया हुआ है। लास्ट टाइम नहीं आया इसमें से सवाल, 2 एमसीक्यूज आए थे, उससे पहले 7 नंबर 6 नंबर 9 नंबर इस तरह से हो रहा है टेस्ट। क्या? हाँ अच्छा, अच्छा ये मार्केटिंग वाली बात दोबारा सुन ले। एक है वेबसाइट की मार्केटिंग करना, वेबसाइट की मार्केटिंग, ये तो है ही मार्केटिंग ना, वेबसाइट की मार्केटिंग ये तो है ही मार्केटिंग। जो मैंने भी कंटेंट डेवलपमेंट की बात की है उसमें बात ये हो रही थी कि वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी है, फर्ज कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको भी कौन सा पता, मिसाल बना लेते हैं। अगर वेबसाइट के ऊपर 10,000 लेटर्स हैं मिसाल के तौर पे, और जिससे भी हमने वो वेबसाइट डिजाइन करवाई है, उस पर जो कंटेंट डलवाया है, फर्ज कर लेते हैं कि वो 5 रुपए पर लेटर चार्ज कर रहा है, मिसाल ले लेते हैं। तो अब जितने लेटर्स हैं उस वेबसाइट के ऊपर, उन 10,000 में से अगर 4,000 मार्केटिंग की नीयत से हैं, यानी कॉलेज के बारे में उसकी अचीवमेंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके जो जो फजाइल हैं वो बयान किए हैं, तो अब वो जो टोटल हमें उस वेबसाइट को डेवलप करने का खर्चा पड़ रहा है, 10,000 लेटर्स में से 4,000 लेटर्स डेवलप करने का जो खर्चा है, उसको कह रहा हूं एक्सपेंस बनाने को। देखिए ये ना फर्क समझें, एक है मार्केटिंग, वेबसाइट की मार्केटिंग, कि वेबसाइट लॉन्च हो रही है जी, उसमें अब ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी हो जाएंगी और सारा मटेरियल वहां भी अवेलेबल हुआ करेगा, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मार्केटिंग की जा रही है। ये और चीज है, ये तो वैसे ही मार्केटिंग हो रही है। लेकिन जहां पर जो टेक्निकल बात बताई है वो ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर जितना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, उस कंटेंट में से जितना कंटेंट मार्केटिंग की नीयत से है, उस कंटेंट को डेवलपमेंट जाग रहे हैं। ये पेपर में आना है टॉपिक, ये आता है, ये पेपर में टॉपिक आएगा तो सवाल ठीक करेंगे तो पास होंगे, पास होंगे तो आपका कैफ पूरा होगा, कैफ पूरा होगा तो आर्टिकल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, पूरे होंगे तो फिर आप पेपर पास करके क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो जो खाला के घर आप रिश्ता करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, चले नहीं करना चाहते हैं, अच्छा वो बड़ा करना चाहते हैं ना, आप नहीं करना चाहते, वाह, तो वो जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, इस वेबसाइट के ऊपर जितना कुछ भी कंटेंट है, जो भी इसमें एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, मिसाल कंटेंट की दे रहा हूं, जो कुछ इस वेबसाइट का बनाने का खर्चा है, उस वेबसाइट पे जो जो फंक्शन, जो जो टैब, जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो कंटेंट बिजनेस की मार्केटिंग के लिए डाला हुआ है इसके ऊपर, वो वेबसाइट बनाने का खर्चा एक्सपेंस है, और जो कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शंस के लिए डाला हुआ है वो है जो यहां कैपिटलाइज होना। ओके, तो इस टेबल में ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की समरी लिखी हुई है मैंने, ये पिछले पेज का निचोड़ है, तो आप ये एक तो ये टेबल याद कर लें। दूसरा एक और काम आपने ये करना है कि जो इसी के बाद अगला बड़ा सा टेबल है, जो शायद अगले पेज पे भी जा रहा है, ये मैंने आईएएस में ओरिजिनली टेबल बना हुआ था, वहां से छापा है। थोड़े से एंटर खुद अपनी तरफ से डालें, स्पेसिंग अपनी तरफ से की है, वरना मैंने ये ओरिजिनल एसआईसी से छापा है। इसमें है क्या, इसमें उन्होंने ना मुख्तलिफ खर्चों की मिसालें दी हुई हैं, जैसे मैंने एक दफा रिसर्च डेवलपमेंट की मिसालें लिखवाई थी ना, काम आएंगे सवाल में, तो उस तरह से मिसालें दी हुई हैं। आल्दो के इन मिसालों के नामों से भी कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा, लेकिन अगर आप ये टेबल 2-4 दफा पढ़ भी लेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, और मिसाल देख के आपको याद आ जाएगा कि ये फलाना खर्चा प्लानिंग स्टेज का था, फलाना खर्चा जो है कंटेंट डेवलपमेंट का था। तो ये फायदा होगा अगर आप इस लिस्ट को पढ़ लेंगे, तो पढ़ लेंगे, पढ़ लिया, याद हो चुका। चलें, ये SIC 32 खत्म, लेकिन ये आपने पढ़ना है, ये लिस्ट आप 2-4 दफा पढ़ेंगे हो जाएंगे आइटम्स याद। अच्छा, आइटम्स इस तरह से नहीं याद करने की जरूरत है कि आप इस पे हाथ रख के पूछें जी अच्छा कंटेंट डेवलपमेंट में क्या था, नहीं, ये थोड़ी पूछा जाएगा, ये थोड़ी कहेंगे आप लिस्ट बना दें कौन कौन सा कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर है। बस ये है कि आपको ये खर्चे सवाल में लिखे नजर आए, नींद आ रही है, ये खर्चे लिखे नजर आए, ये खर्चे, ये वाले, तो आप पहचान सकें कि कौन सा खर्चा किस स्टेज का है। तो आप ये 2-4 दफा पढ़ेंगे ना तो इतनी कोई पहचान करने के काबिल हो जाएंगे। SIC 32 डन, खत्म। अब आते हैं सवालों पे।
अभी किया तो था एक्सप्लेन। अच्छा पूछ रहे हो कि इम्तिहान ले रहे मेरा? नहीं नहीं, जिस स्टाइल से पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता इस टेक्निकल चीज का। अच्छा चलो, नहीं स्ट्रेस टेस्टिंग आप ऐसे समझ लें जैसे टेस्टिंग कॉस्ट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो आईएएस के अंदर इलीगल कामों को तो नहीं बताया होगा ना, तो ये वही वाला ही होगा जो सही सही है। SIC 32 हो गया। अच्छा अब आते हैं जी एग्जाम क्वेश्चंस पे, और एग्जाम क्वेश्चंस को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। IAS 38 चल रहा है अभी, क्या रह गया उसमें? डिस्क्लोजर्स। तो मैं एग्जाम क्वेश्चंस को बांट रहा हूं डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन और डिस्कशन वाला क्वेश्चन। अच्छा एमसीक्यूज तो है ही ना, वो तो मैं किसी खाते में ही नहीं है, एमसीक्यूज तो है ही है। मैं एक सेपरेट सवाल की बात कर रहा हूं। तो इससे डिस्क्लोजर्स आया करते थे ऑटम 20 तक, आखिरी बार आया था, अब नहीं आएगा कभी नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। जब आता था तो उसका पूरा नोट टेस्ट होता था, 15 16 18 17 इतने नंबर का सवाल। और ये उसके बाद ऑटम 20 के बाद एग्जामिनर का शिफ्ट चेंज हो गया और वो मेनली अब फोकस कर रहा है डिस्कशन पे, लेकिन चेंज दोबारा भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले डिस्क्लोजर से पहले इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अभी 2-3 सवाल अभी करा देता हूं, 1-2 होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि जबानी सवाल है। और तसल्ली हो गई तो बस ये काफी है, कल ये बता दूंगा। नहीं तसल्ली हुई तो 1-2 सवाल कल और डिस्कस कर लूंगा, फिर इस पे आ जाऊंगा। लेकिन है ये जबानी सवाल ही, मैं बोर्ड पे थोड़ी लिख रहा हूँ नाउ इट इज क्लियर दैट, इंग्लिश तो आपको मेरी लिखी नजर आ ही रही होती है, तो मैं जबानी ही बता रहा हूँ। मैं आपको इसमें सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मेरी तरफ से क्या आपके लिए टिप्स हैं वो बता रहा हूं। डिस्कशन के सवालों में ना छोटा सवाल भी हो सकता है, बड़ा सवाल भी हो सकता है। तो अगर तो है छोटा सवाल, छोटा सवाल 5 रुपए, बड़ा सवाल 10 रुपए। तो अगर तो छोटा सवाल है तो छोटे सवाल से मेरी मुराद ही है 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से, बस ज्यादा लंबा नहीं होगा सवाल। तो छोटा सवाल हुआ अगर, अच्छा मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने आपको बेटे प्रैक्टिस तो जबानी करा दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से जो गाइडेंस है वो टिप्स ही बता सकता हूं। अगर तो है छोटा सवाल 2-3 नंबर का, तो इसके लिए बस एक ही जनरल सा गाइडेंस काफी है कि जो सवाल पूछा हुआ है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो आइडिया होगा। जो सवाल पूछा हुआ है आप सवाल से आइडिया लगाएं, नींद आ रही है, अच्छा जिनको जमाइयां आ रही होती है ले लिया करें, कोई मसला नहीं है। जब रोकते हैं ना तो बड़ी अजीब सी शक्ल बनती है, तो आप कोई फिक्र नहीं, ले लिया करें जमाइयां। पता नहीं क्या बता रहा था मैं, हाँ अभी प्रैक्टिस कराता हूं। छोटा सवाल 1 नंबर 2 नंबर, इसको मैं छोटा सवाल कह रहा हूं। तो छोटे सवाल के लिए टिप ये है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें और बस जो पूछा है उसका जवाब दे दें, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आपको सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर क्या डिस्कशन करवाना चाह रहा है। तो छोटे सवाल के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस ये है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें, सवाल को ध्यान से पढ़ें और जो पूछा है बस उसका आंसर कर दें। हैं जी, अच्छा चले भी वो टेम्पो बना, मैं एंड पे कोशिश करता हूं। अच्छा ये बात जो मैंने कही है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें और जो पूछा उसका आंसर कर दें। अगर आपको ये बात नहीं समझे कि कैसे लिखें, कोई बात नहीं, अभी एक सवाल की मिसाल देता हूं ना, फिर देखते हैं। खोलें बुक खोलिए और इनमें आप आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 1, जिनके पास 26 एडिशन है उसमें पेज 674, पुरानी जिनके पास मेरी राइज की बुक है उसमें भी मैंने क्वेश्चन 1 ही रखा हुआ था, ये खुद ही बनाया हुआ सवाल मैंने। और जिनके पास 27th एडिशन है उसमें भी शायद ये क्वेश्चन 1 ही होगा, है जी। इसमें 674 जी। पार्ट ए है, पार्ट बी है, डिस्कस द क्राइटेरिया दैट शुड बी फॉलोड, ये पार्ट ए है। पार्ट बी है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड बाय अच्छा मैंने इसका और नाम रखा था, मिर्जा साहब ने नाम बदल दिया, अली हसन लिमिटेड जी। पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने क्या नाम रखा था, है अहमद लिमिटेड। अच्छा नहीं मैं अपने नाम नहीं रखता होता सवालों में। सवाल तक पहुंचे? पार्ट ए पढ़ें इसका।
ये पास पेपर का नहीं है, मैंने बनाया हुआ सिर्फ इससे एक चीज जो आपको पहुंचानी है। पार्ट ए पढ़े, पार्ट ए। पढ़ लिया? अच्छा, अब इसमें ये तो सिंपली जो पहले सीखा है उसी को रिप्रोडक्शन ही है कि डिस्कस कर दें कि इंटरनली नहीं सॉरी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैसे अकाउंटिंग करनी है। तो क्या जवाब देंगे इस बात का? वो 6 कंडीशन बताएंगे कि अगर ये 6 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो खर्चा कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, आगे पार्ट बी। अब इस पार्ट बी के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तो ये है छोटा सवाल। अब इस छोटे सवाल का आंसर कैसे करना है, इसके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही गाइडेंस आपको देने के लिए कि सवाल ध्यान से पढ़ें और देखें आपसे वो क्या चाह रहा है, तो बस उसका जवाब दे दें। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखें, पॉइंट नंबर 1, चले पढ़ लिया। मैंने दरख्वास्त की थी कि जो पढ़ा है पिछले 4 दिन में अगर दोबारा नजर मार आए तो रिवाइज। मैंने उसमें इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बताई थी, फिर उसको मजीद तोड़ा था, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी, कंट्रोल वगैरह, फिर रिकग्निशन क्राइटेरिया बताया था। 3 पॉइंट थे, डेफिनेशन पूरी हो रही हो, प्रोबेबल इनफ्लो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर मैंने यूजफुल लाइफ पे कोई बात की थी, रेजिडुअल वैल्यू, रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर इनिशियल मेजरमेंट। तो ये सारा कुछ जो है ना ये दिमाग में आप ले आए हो तो IAS 38 का सवाल होगा। अब यहाँ पॉइंट नंबर 1 में 2 नंबर का सवाल है। पढ़ के क्या लग रहा है कि वो मेनली इस वक्त क्या डिस्कशन चाह रहा है? क्या वो आपसे ये साबित करवाना चाह रहा है कि ये लाइसेंस एक एसेट है या नहीं? क्या डिस्कशन चाह रहा है वो? है जी? नहीं, ये तो उसने रिक्वायर्ड में पूछ ही लिया है। मैं सिर्फ पॉइंट 1 पूछ रहा हूं कि IAS 38 जितना भी पढ़ा उसमें से क्या चीज आपको लग रहा है कि यहां पर छेड़ रहा है वो? यूजफुल लाइफ में जो रिन्यूअल वाली बात थी, इसमें इसने कोई देखें, आपने इसका ना फीलिंग देखनी है कि पूछ क्या रहा है। लाइसेंस रिन्यूअल की बात कर रहा है, खर्चे का पता नहीं है, पहले कभी रिन्यू करवाया, बात ही सारी रिन्यूअल की कर रहा है। तो इसके आंसर में भी बस आप सिर्फ उसको ये नहीं बता रहे होंगे कि इस पे कॉस्ट मॉडल लगा लो, कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लो। इस सवाल की आपको डायरेक्शन क्या लग रही है, वो आपसे क्या जवाब चाह रहा है? रिन्यूअल की यूजफुल लाइफ के हिसाब से बात करें तो आप जवाब भी बस इतना सा देंगे कि ये जो लाइसेंस है ये एक इंटेंजिबल एसेट है और इसकी रिन्यूअल बेशक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ उसको तब काउंट करना होता है जब एविडेंस हो कि रिन्यूअल होगी मामूली खर्चे पे। तो चूंकि ये खर्चा मामूली पता नहीं है कि नहीं है, तो बस 5 साल। अब यहां पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट होता है। पता आपको इंटेंजिबल एसेट होता है, देखो आइडेंटिफाइबल भी होता है, ये डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। जो चीज सवाल वाले ने पूछी है बस उसका जवाब दे दिया, टू दी पॉइंट जवाब दे दिया। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 देखें, नहीं रहने दें, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जी। पॉइंट नंबर 3 में उसने कहा जी एक इन प्रोसेस R&D खरीदा है और मैनेजमेंट उस पर मजीद खर्चा करना है और क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब है पॉइंट 3 का है मैंने ना यार, ऐसे ना करें मिर्जा साहब। 2 है जी, सॉरी 2 ऐसे हो गए। 2 पढ़ लें, 2। पढ़ लिया। तो इसमें डिस्कशन किस बात की है कि एक इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट खरीदा है
और उस पर मजीद खर्चा करना है, इट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, कम कामयाब हो जाएंगे। तो अब इस दो सेंटेंस से क्या मीनिंग लग रही है, वो क्या चाह रहा है आपसे पूछना, क्या कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना? तो इस जुमले से लग रहा है कि करना है। ये जो कहा ना, इट इज क्वाइट कॉन्फिडेंस अबाउट सक्सेस, का मतलब हो रही है वो 6 कंडीशंस पूरी। तो अगर छोटा सवाल पूछा हुआ है तो बस जितना पूछा है उसका टू द पॉइंट आंसर करना। ओके, अगर है बड़ा सवाल, तीसरा पॉइंट भी देख लें, खुद ही देख लें, मेरे ये लिखने तक देख लें, खुद ही देखना है तो। अच्छा, IS 38 में एक सवाल हो गया लाइसेंस और ब्रांड और खरीदा रिन्यू करवाना है, और कुछ सवाल हो सकते हैं जो पढ़ के लग रहा होगा कि तो R&D के ऊपर सवाल है। तो इसको मैंने फिर दो बातों में बांट दिया। बड़ा सवाल या तो R&D का सवाल होगा या कोई और सवाल होगा। अब अगर तो कोई और सवाल है ना, तो इसमें मेरी नसीहतें ये हैं। अच्छा, अब आपने बड़ा सवाल लिख ही लिया है, ये मैंने एक ज़बानी बात बोली थी छोटे सवाल की, कि सवाल ध्यान से पढ़ें और टू द पॉइंट जवाब दे दें बस, है ठीक है। अब मैं बड़ा सवाल बता रहा हूं, बड़ा सवाल 4 नंबर प्लस। अब अगर बड़ा सवाल है ना और R&D का है, ये कल बताऊंगा, अदर बताता हूं पहले। अब अगर 4, 5 नंबर 6 नंबर का सवाल है तो फिर हमारी ना डिस्कशन थोड़ी ज्यादा तमीज से होगी। जैसे अगर कभी कोई डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ हो, एक होते हैं वो 50-100 रुपए वाले फीस वाले डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर के पास बैठे हुए भी 4 मरीज भी खड़े होते हैं, 4 इधर भी खड़े होते हैं, और वो बंदा बीमारी बताए, सब कुछ है ना, वो लाल शरबत तो दे ही रहा होता है, बाकी अपनी पास से दवाइयां बता देता है। अब एक है वो 50-100 रुपए वाली पर्ची वाला डॉक्टर, एक है 2500 फीस वाला डॉक्टर। अब वो जो 2500 फीस वाला डॉक्टर है वो पूरी तफसील से बात सुनेगा, बड़ी तमीज के साथ बात बताएगा, पूरा केस बिल्ड बताएगा, वो भी वही 4 दवाइयां लेट से, लेकिन इतने पैसे लिए हैं तो जरा तरीके से सलीके से आप ऐसा कीजिएगा, हाँ बहुत अच्छा है। अब मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसे, और वो जो 40 रुपए वाला बस ये खा लो जाओ। तो अब वो जो ज्यादा पैसे वाला डॉक्टर है वो जरा तमीज से सलीके से पूरी बात प्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो 50 रुपए वाला डॉक्टर है वो टू दी पॉइंट बता के फारिग कर रहा है। तो छोटे सवाल को आप भी टू दी पॉइंट बता के फारिग करें, लेकिन अगर बड़ा सवाल है तो आप जरा तमीज से ये बताएं कि पहले तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन की डिस्कशन करें। ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, आपने ना डेफिनेशन के ऊपर बात करनी है, फिर रिकग्निशन के ऊपर बात करनी है। अभी प्रैक्टिस कराता हूं तो बताता हूं क्या मेरी मुराद है इससे। मेजरमेंट के ऊपर बात करनी है, मिसाल के तौर पे बताएं आप कि यूजफुल लाइफ क्या रखनी है, आप इसकी बताएं कि कॉस्ट मॉडल लेना है या रिवैल्यूएशन लेना है, ये बताएं बात, बताएं कि मेथड कौन सा रखना है। अगर कैलकुलेशन का डाटा है तो कैलकुलेशन करके बताएं। ये मेरी तरफ से ना टिप्स हैं। मैं भी सवाल के साथ समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पता नहीं कन्वे कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। मैं बेटा आपको टिप्स बता रहा हूं कि अगर बड़ा सवाल है 4 नंबर प्लस और R&D के अलावा वाला सवाल है, कोई लाइसेंस खरीदा है, कोई ब्रांड खरीदा है, तो उसका आंसर भी फिर ना, अब चूंकि ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा नंबर हैं, तो जरा तमीज से आंसर करें। पहले हम टू दी पॉइंट बात बता रहे थे, अब थोड़ी तमीज करेंगे। पहले हम बताएंगे लाइसेंस ये एसेट है, ये इसलिए एसेट है, ये ऐसे होता है, फिर रिकग्निशन, फिर मेजरमेंट। तो जितना कुछ पढ़ा है सलीके से हम वो सब बता रहे होंगे। और ये आखिरी बात मैंने ये लिखी है कि अगर सवाल में डेटा है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिगर्स के साथ बात करनी है, यानी सिर्फ ये नहीं कहना कि इसको आप स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज कर देंगे, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके भी बतानी है। तो इसके लिए मेरी गाइडेंस ये है कि तमीज से अदब के साथ सलीके से आंसर बनाना है। कैसे बनाना है करते हैं सवाल। स्प्रिंग 13 अटेम्प्ट का एक सवाल खोलें। स्प्रिंग 13 2 पार्ट होंगे उसके, पार्ट ए पे आए। स्प्रिंग 13 टॉप फूड लिमिटेड के नाम से होगा, पार्ट ए। पढ़िए, मैं करता हूं डिस्कस। जी पता नहीं 6 है कि 7 है, बहरहाल स्प्रिंग 13 अटेम्प्ट है और पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट्स हैं उसके। तो उसमें से पार्ट ए टॉप फूड लिमिटेड, ये पार्ट ए पूरा पढ़ ले, मैं करता हूं डिस्कस।
हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं अर्ज करूं कुछ। 8 नंबर बड़ा सवाल है। अब इसमें ये जो उसने तकल्लुफ किया है ना कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर अलग अलग डिस्कशन मांग रहा है, अगर ये ना भी अलग अलग कहता फिर भी 8 नंबर में हमने उसको पूरी तसल्ली करानी थी। तो अब उसने पूछा है जी बताएं ये जो अबव राइट्स के पैसे हैं इनका क्या करना है। तसल्ली से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो राइट्स हैं इंटेंजिबल एसेट हैं क्यों हैं। कहेंगे जी कि इंटेंजिबल एसेट वो होता है। अच्छा, आई कैप ने ना कुछ सवालों में लंबी बात की होती है, कुछ टू दी पॉइंट बात की होती है, लेकिन मेरी तरफ से गाइडेंस ये है कि अगर बड़ा सवाल है ना तो आप तसल्ली वाला जवाब ही दें। तो सबसे पहले तो हम साबित करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट है क्यों, क्योंकि हमारे राइट्स हैं, आइडेंटिफाइबल है। एक बात और सुनिएगा, ये ना इंग्लिश का पेपर नहीं है, तो अगर आप ये सोचते रह जाएंगे ना कि पता नहीं मैं गलत इंग्लिश ही ना लिख दूं तो वो पेपर ही कैंसिल ना कर दे। जैसी मर्जी टूटी फूटी इंग्लिश आती है बस कन्वे कर दें सही। इंग्लिश का नहीं है इम्तिहान, जैसी आती है बस की कोशिश करें कि आप बात करके बस पहुंचा दें बात। तो हम कहेंगे कि इंटेंजिबल एसेट है क्यों है, जाग रहे हैं क्यों है, क्यों है क्योंकि आइडेंटिफाइबल है, राइट्स है, नॉन मॉनेटरी है। अच्छा, सवाल में जिस चीज पे आपको लग रहा है ना कि अवेलेबल है मवाद, आप बात कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये बात कर रहा है कि हमें राइट्स मिले हैं एक वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी से, तो अब आपके पास ना ये बात करने का क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि आइडेंटिफाइबल है क्योंकि हमने उस कंपनी से राइट्स लिए हैं। नॉन मॉनेटरी पे बहस ना करें, नॉन मॉनेटरी है। कंट्रोल है क्योंकि हम राइट्स लेके जूसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, हम जूसेस सेल करेंगे। अब जूसेस का जिक्र है ना तो आप जूस का जिक्र आंसर में भी ले आएंगे। अगर ये लंबी कहानी ना होती तो आप सिर्फ इतना कह देते कि चूंकि राइट्स हैं, नींद आ रही है, चूंकि राइट्स हैं तो आप कहते हैं आइडेंटिफाइबल है। अब आप ज्यादा बात ना करते कंट्रोल पे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे, तो जितना कुछ सामान अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर लें। तो इसके जवाब में हम ये कह देंगे कि प्रोबेबल इनफ्लो, नहीं किधर गया, राइट्स हैं, आइडेंटिफाइबल है, हम ये जूसेस बना के बेचेंगे तो हमारा इन पे कंट्रोल है और इनसे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। रिकॉग्निशन के लिए जरूरी होता है कि डेफिनेशन पूरी हो रही हो, प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, चूंकि इसकी डेफिनेशन भी पूरी हो रही है, वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी है तो प्रोबेबल है कि हमें जूसेस बेच के बेनिफिट्स मिलेंगे, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर दिस लाइसेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एट 50 मिलियन। ओके, अब ये सब आप इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद इनिशियल के बाद आगे क्या है, अब इसको फिर डेप्रिशिएट करना होगा, तो उसके लिए फिर आपकी डिस्कशन में इस बात का आंसर आना चाहिए कि चूंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है तो इनकी मार्केट तो होगी नहीं, तो हम इनके लिए कॉस्ट मॉडल लगाएंगे। बेनिफिट पैटर्न नहीं पता चल रहे तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और इसकी यूजफुल लाइफ हम इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 10 साल मानेंगे, क्योंकि रिन्यूअल हो सकती है नॉमिनल प्राइस पे। आप सिर्फ इतना नहीं, अगर सिर्फ इतना कहा ना कि इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 10 साल, तो वो पूरे नंबर नहीं मिले, आपको रिन्यूअल वाली बात करनी पड़ेगी। रिन्यूअल तो चूंकि सस्ती अमाउंट पे रिन्यू हो सकता है इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 10 साल मानेंगे। चूंकि डाटा है तो अब आप कैलकुलेशन करके बताएंगे कि हम फॉर द ईयर इसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करेंगे एज फॉलोज, 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 9.5। अब ये 9.5 की कहानी समझें। लाइसेंस कब लिए, राइट्स कब लिए, 1 जनवरी 12। तो जिनसे राइट्स लिए उसने तो अपने 10 साल गिनने शुरू कर दिए यहां से, लेकिन लास्ट लाइन नहीं, सेकंड लास्ट सेंटेंस ये है, सेकंड लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट सेंटेंस ये है कि हम इसकी प्रोडक्शन शुरू कर पाए 1 जुलाई, क्योंकि प्लांट ही तब लगा। तो फिर जब तक प्लांट का सेटअप ही नहीं है तो ये राइट्स अवेलेबल फॉर यूज भी नहीं है, इसलिए हम अमोर्टाइज करना शुरू ही यहां से करेंगे। तो 10 में से 6 महीने साड़ दिए हमने, तो इसलिए अब सड़ी हुई लाइफ 9.5 रह गई, और इनटू 6/12 ये हम 2012 की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ जी, नहीं मैंने कहा लास्ट सेंटेंस नहीं, सेकंड लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस बताता हूं भी,
बड़ा सवाल। अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जब पहले 6 महीने गुजरे, ये या ये वाले, ये किसके 6 महीने? प्रोडक्शन के ना, यानी इधर की बात हो रही है। तो ये बात हमें ईयर एंड पे आके रियलाइज हो रही है कि जब पहले 6 महीने गुजरे तो जितना अच्छा अच्छा सोचा था वैसा हुआ नहीं। FR1 IS36। तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो सोचा था उतनी परफॉर्मेंस हो नहीं सकी। अच्छा, कुछ लोग इससे पॉइंट निकालते हैं कि फिर हम रिन्यूअल शायद ना करवाएं। अरे जो सोचा था वैसा नहीं हो सका, इतने नहीं मायूस होना। बस सोचा होगा कि पहले बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी सेल हो जाएगी, नहीं हो सकी, जिसका मतलब ये तो नहीं है कि रिन्यू नहीं करवाएंगे। तो ये लास्ट सेंटेंस इस बात को शो कर रहा है कि हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। डन, सवाल हो गया। अच्छा, एक और बड़ा सवाल देखते हैं। नहीं करते हैं, देख रहे हैं अभी। आप आइए, जिनके पास नया एडिशन है उसमें तो होगा ऑटम 22, बल्कि एक नहीं, अभी कराऊंगा और दो कराता हूं। पहले आइए आप ऑटम 22, जिनके पास नई बुक है उसमें देखिए ऑटम 22 है। ऑटम 22 जी ऑटम 2022। और जिनके पास नहीं है तो कोई नेक दिल इंसान जो है वो ग्रुप में पिक्चर भेज दे। ऑटम 22 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। जिनके पास पुराने एडिशन है उसमें नहीं होगा तो कोई एक बस पिक्चर लेके ग्रुप में भेज दे। इसका पॉइंट 1 कर रहा हूं डिस्कस, अभी पॉइंट 2 नहीं, पॉइंट 1 सिफेयर लिमिटेड के नाम से। जो पिक्चर शेयर करके पहुंच जाए वैसे कर लें, डाउनलोडेड पड़ा है तो डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, पहुंच जाएं किसी तरह। जिन्होंने ऑटम 22 का पेपर रखा हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन 2 था, पहुंचे तो मैं बात करता हूं। 2 पॉइंट्स हैं, 8 नंबर हैं, तो मैं इसको एक बड़ा सवाल ही मान लेता हूं। पॉइंट 1 पढ़ लें, करता हूं डिस्कस। सिफेयर लिमिटेड ऑटम 22 अटेम्प्ट में था, जिनके पास पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 2 था। पॉइंट 1 पढ़ लीजिए। हाँ जी, पढ़ लिया। अब ये बड़ा सवाल कह रहा हूं मैं, इसको बड़ा सवाल ही ले लेते हैं। इसमें हो गई है एक जो लाइसेंस की बात, इसमें लाइसेंस की एक बात हो रही है। और वैसे तो इसमें वो आपसे सवाल से आइडिया हो रहा है कि इसमें वो रिन्यूअल और रेजिडुअल वैल्यू बस इसी चीज के इशारे दे रहा है, लेकिन 4 नंबर हैं इसलिए हम अदब से ही चल लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि लाइसेंस खरीदा है, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है। अच्छा, अब इसमें उस तरह का माल अवेलेबल है कि मल्टीनेशनल कंपनी, और तो फिर अब हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे कि प्रोबेबल इनफ्लो है, हम बस सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, कंट्रोल है, बस है कंट्रोल। इसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज एन एसेट क्योंकि प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बस बात पहुंचा दें। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 50, 52 या 53? क्योंकि 3 मिलियन का जो खर्चा है उसमें शामिल है रिफंडेबल टैक्स, तो वो निकाल दें तो बाकी रह गया 52 के ऊपर हम इसको एसेट बनाएंगे। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब अगली बात करते हैं कि आगे क्या करें। तो यूजफुल लाइफ में रिन्यूअल छोड़ना है या अभी से काउंट करना है? तो हम इस रिन्यूअल को छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 है, बस हम इसकी वजह बताएंगे। हम ये बताएंगे कि रिन्यूअल बिल्कुल है और हमारा इरादा भी है रिन्यूअल का, लेकिन कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, इसलिए अभी हम इसको सिर्फ 5 इयर्स का लाइसेंस ही लेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देंगे क्योंकि कोई और बेनिफिट पैटर्न नहीं है, और हम इसको एमोर्टाइज करके भी दिखाएंगे। और
लाइन का क्या इस्तेमाल करना है कि हम इसकी आरवी को 0 रखेंगे, 0। क्यों 0? सिर्फ सवाल के डाटा का एहतराम नहीं जरूरी है, जो रूल्स पढ़े हैं वो भी याद रखने हैं। रेजिडुअल वैल्यू शैल बी अज्यूम टू बी 0 अनलेस, दो बातें थी, मार्केट एक्टिव हो या फिर थर्ड पार्टी से कमिटमेंट हो। तो ना मार्केट एक्टिव है तो ना थर्ड पार्टी की कमिटमेंट है। तो ये 12 मिलियन से धोखा नहीं खाना। इसका जवाब हम ये देंगे कि हम इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि ना ही कोई थर्ड पार्टी की कमिटमेंट है और ना ही एक्टिव मार्केट की वैल्यू है। ओके, चलें, बाप माहौल बना ही हुआ है तो एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है। हाँ जी, एक सवाल बस, इससे पिछली अटेम्प्ट पे आ जाए। चले रहने दें, एक सवाल होमवर्क बता देता हूं बस। एक सवाल होमवर्क कर दें और वो होमवर्क कर दीजिए आप ये होगा जी एक सवाल ऑटम 13 इंग्लिश फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ऑटम 13 इंग्लिश फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ऑटम 13 अटेम्प्ट होगा, जिनके पास 26 एडिशन है उसमें पेज 676 पे है क्वेश्चन 7। बाकी देख लें आगे पीछे ही होगा। ऑटम 2013 अटेम्प्ट का सवाल है इंग्लिश फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये होमवर्क है। और एक सवाल थोड़ा लग रहा है, दिल पे अजीब घबराहट सी हो रही है एक सवाल देके। नहीं यार, अच्छा चले, एक ही सवाल होमवर्क है और जाते जाते कुछ अच्छी बात भी सुनते जाएं। किसी को आखिरी बात याद हो? अच्छा चलें, थोड़ी सी हदीस, ये ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। जब हम लोगों को खुशी मिलती है ना, कोई बहुत खुशी पहुंचती है जिसमें आपका रिजल्ट भी शामिल है और भी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें खुशी मिलती है, तो उस खुशी पे जो रिएक्शन होता है, जो कि कुदरती रिएक्शन होता है, वो बताता है कि अंदर क्या भरा हुआ है। जैसे इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो जो फौरन रिएक्शन होता है, अब वो फौरन रिएक्शन जो है वो कोई गंदी गालियां भी हो सकती हैं, और वो जो फौरी रिएक्शन है वो कोई करीब चीज़ है तो उसको मारना भी हो सकता है, तोड़ना भी हो सकता है, और ये हाय हुए टाइप आवाज़ें भी हो सकती हैं, और है अल्लाह का नाम भी हो सकता है। तो ये जो खुशी और गम है, इसमें जो इंसान का फौरन रिएक्शन आता है ना, ये उसके अंदर की चीज़ है जो फौरन बाहर आती है। जैसे खुशी की क्या रिजल्ट, चलें रिजल्ट की मिसाल ले लेते हैं। अब रिजल्ट है शादी के, हाँ होना, शादी होना, अच्छा चलें शादी कर लें, कोई रिजल्ट का पास कर लें, कोई इनाम मिलना ले लें, वो हाँ होना समझ लें, कुछ भी चीज। अब उसमें जो रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में अगर कोई मतलब कोई एक्शन है, कोई या कोई चीख मारना है या झूमना शुरू कर देना है, नाचना शुरू कर देना है, या उसमें भी गालियां देना शुरू कर देना है, तो अगर वो ऐसा रिएक्शन है ना, जैसे खुशी की मिसाल देता हूं, रिजल्ट आता तो क्या रिएक्शन होता है? हाँ जी, गालियां देते हैं तो वो रहने देना, वो ना बताना। हाँ जी, आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, तो हाँ जी, नहीं क्या करेंगे, कुछ चीखेंगे क्या? हाँ जी, पास हुए जिंदगी में कभी? हाँ, तो क्या रिएक्शन? शुक्र, इतने नेक लोग हैं, शुक्र अदा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, यस कर लेंगे, या इस तरह की कोई भी चीज कर लेंगे ना, तो उसमें अगर ये पहलू आ रहे हैं ना अंदर की, यस मैंने, मतलब आई डिड इट, अब ये जो आई डिड इट, तो इस तरह की ना चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तकब्बुर की तरफ ले जाती हैं। अब उसमें एक जो सुन्नत अमल है, वो सुन्नत अमल ये है, खुशी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुन्नत अमल ये है कि अबू दाऊद 2774 सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती
जब आपसे उनको खुशखबरी दिए जाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। तो ये जो रिएक्शन है ना, अब ये एक सुन्नत अमल है, तो उसकी कोशिश करें कि जब भी आपको, हमें मुझ समेत कुछ खुशखबरी मिले तो इसका एहतमाम करें कि 2 नफल अदा करें। अच्छा, इसके मैं साथ एक छोटी सी गाइडेंस भी दे देता हूँ। इस पर कोई मसला की बहस नहीं है, मैंने बहरहाल जो उस्तादों से सीखा वो बता देता हूँ। अगर आप इस पर कोई इख्तलाफ रखते हैं, इस पर अगर कोई इख्तलाफ रखते हैं तो उस पर मेरे पर जो है ना शॉर्ट क्लिप निकाल के फतवे देने की बजाय मैंने आपको जो उस्ताद से सीखा वो बता रहा हूँ। आपको इख्तलाफ हो सकता है तो आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ एक सीखी हुई बात बता रहा हूँ। 2 वक्त होते हैं, 3 वक्त इनफैक्ट, उसमें सजदा नहीं है। जैसे बिल्कुल जो शुरू है दिन का स्टार्ट, जब शुरू हो रहा होता है वो है, फिर उसके बाद जब टॉप पे पहुंच के सूरज जवाल का टाइम है। अच्छा, इसमें ना कुछ मासूम बच्चे जो है, मुझे ये मल्टीपल लोग मुझे कह चुके हैं जी रात के 12 बजे भी जवाल होता है। जवाल है ही वो जो टॉप पे सूरज पहुंच के फिर डाउन हो रहा है, रात को नहीं जवाल होता है, वो दोपहर में होता है जवाल। जो जवाल का वक्त है और फाइनली जो ग्रुप का वक्त है, इन 3 टाइम पे सजदा नहीं करते हैं। ये टोटल ड्यूरेशन कोई मतलब टू बी ऑन सेफर साइड को 15 मिनट 12 मिनट का होता है। इसके अलावा हर वक्त आप नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, जो नवाफिल हैं उस पे ये है कि फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद और असर की नमाज पढ़ लेने के बाद, इसमें फिर नवाफिल नहीं है। अदरवाइज आप 10 बजे आपको खुशखबरी मिली, आप 10 बजे नफल अदा कर लें, 4 बजे कर लें, 2 बजे कर लें, वो जो 3 मकरू टाइम है उनके अलावा आप जिस टाइम मर्जी नवाफिल अदा करें, सिवाय वो फजर के बाद और असर के बाद। तो ये मैंने कहा बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता, तो इसलिए, लेकिन इसकी आदत बनाइए कि जब भी खुशखबरी मिले तो नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।